the civilized Indian. क्या आपको मालूम है कि रोज़ जो मीडिया टीवी डिबेट्स में मुल्ला मौलवी बनकर आते हैं बहस करने के लिए धर्म विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं, ये लोग कौन हैं? आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि मीडिया डिबेट के बन रहे खाद पानी मुल्ला मौलवी पंडित कोई मुल्ला या मौलवी या पंडित नहीं होते। ये लोग किराए पर बुलाए गए एक्टर्स होते हैं जो कि एक धर्म विशेष के रिप्रेजेंटेटर बना दिए जाते हैं। इससे एक खास राजनीतिक दल का मैंडेट तैयार किया जाता है, मीडिया को मिलती है टीआरपी और आप जनता बन जाते हैं मूर्ख। बहरहाल आज के इस वीडियो में मुल्ला मौलवी का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी हो रहा था क्योंकि मीडिया ने अब अपना टैक्टिक बदल दिया है। अब नए नए बाबा लॉन्च किए जा रहे हैं। बाबा लोग टीवी डिबेट में आते हैं और ढेर सारे ज्ञान की बातें करते हैं और अक्सर समाचार चैनल वाले उन्हें सराहते ही हैं क्योंकि उनको जनता से लेना देना है नहीं, उनको चाहिए टीआरपी। लेकिन मुल्ला मौलवी भी छूटे नहीं हैं। हाल ही में मौलाना महमूद मदनी ने एक गोदी चैनल के एंकर को उसके व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आकर उसके साथ पॉडकास्ट किया। 1.5 घंटे से भी लंबे इस पॉडकास्ट में महमूद मदनी से ढेरों प्रश्न किए गए जिसमें मुसलमान, वक्फ, मोदी जी के कार्यकाल में मुसलमानों की स्थिति। मौलाना मदनी से 14 प्रश्न किए गए जिसमें मौलाना मदनी बातों को घुमाते हुए नजर आए। Tomorrow never comes is right, but that there will be a day, that there will be a tomorrow that will never come. But between that tomorrow and today, there will be many tomorrows. तो अब एक एक करके उनमें से कुछ चुने हुए प्रश्नों का हम उत्तर देंगे और अब आप गाड़ी की सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाएं और शांति से प्रश्नों के उत्तरों को सुनें। तो सबसे पहला प्रश्न जो मदनी साहब से किया गया था वो था मुस्लिम्स बीइंग ट्रीटेड बैडली इन मोदीज गवर्नमेंट। मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है मोदी सरकार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 अगस्त 2023 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ये जजमेंट सुनिए। यहाँ पर मुसलमानों की इतनी क्लेंजिंग की बात चल रही है। नूह मेवात में चुन चुनकर सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया था जबकि हिंसा में कई और समुदाय के लोग भी जुड़े थे। हमें ये समझना पड़ेगा कि भाजपा खुद नहीं चाहती है कि उन्हें मुसलमान वोट दें। अगर आप देखेंगे 2014 में मुसलमानों के वोट शेयर को तो 7% मुसलमानों ने 2014 में मोदी सरकार पर भरोसा जताया। इसी तरह 2019 में मोदी सरकार को 9% मुसलमानों ने वोट किया। फिर भी आप देखें 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार नफरती भाषण दिए। उनके नेता लोग आए दिन ही नफरती भाषण देते रहते हैं लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। इनको मालूम है कि अगर ये मुसलमानों से वोट मांगेंगे तो इनका जो बहुसंख्यक वोट बैंक है वो खराब हो जाएगा, इसलिए ये चाहते भी हैं कि मुसलमान इनसे नफरत करते रहें। और इसी वजह से हमें आपको देखने को मिलता है कि मुसलमान भारत में बुरी तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। दूसरा प्रश्न हुआ व्हाई मुस्लिम्स आरंट पॉजिटिव अबाउट मोदी। अगर मैं एक एटीट्यूड के साथ आपके साथ बैठूंगा तो हमारी आपकी बात तो नहीं हो पाएगी ना। हमारे आपकी बात करने का मकसद बात करना है और मेरे नज़दीक हमेशा बात करने का मकसद होता है कि हम कुछ हासिल करके उठें। इन्हें बताना चाहिए था कि 2002 में मोदी जी की क्या भूमिका थी, किस तरीके से बाबू बजरंगी और उस जैसे नेताओं को मोदी जी ने खुली छूट दी थी और किस प्रकार मोदी ने गुजरात पुलिस को विवश किया था कि वो अभी एक्शन ना ले। इससे पहले हमने बात की कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खुद के भाषण इस प्रकार के थे जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणियां की थी। और इससे भी अगर हम थोड़ा पहले जाएं तो हमें मोदी जी का कपड़े वाला बयान याद रखना चाहिए। उसके बाद उनसे प्रश्न किया गया ओवैसीज पॉलिटिक्स इज एंटी मुस्लिम, यानी ओवैसी की राजनीति मुस्लिम विरोधी है। अगर असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को समझना है तो हमें उनकी कंस्टिट्यूएंसी में देखना पड़ेगा कि वहाँ कितना विकास हुआ है, वहाँ पर लोगों की स्थिति कैसी है, वहाँ जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द है वो कैसा है। इसके आधार पर जवाब तैयार करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का जवाब उनके कंस्टिट्यूएंसी वाले देंगे। आम मुसलमान या बिहार या यूपी का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पर क्यों बात करेगा। बहरहाल मदनी साहब ने ओवैसी के काम को सराहा भी और अक्सर कामों से विरोध जताया, जो कि हमको तो लगता है ठीक ही है क्योंकि लोकतांत्रिक देश है भाई, विरोध तो होना ही चाहिए। उसके बाद एक प्रश्न आया व्हाई मुस्लिम्स नीड वक्फ बोर्ड। वक्फ को अगर समझना है तो इस तरीके से समझे कि कोई मेरी ज़मीन थी जो मैंने ईश्वर के नाम कर दिया है, अब उस ज़मीन पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा और उस ज़मीन पर अब लोग अपने लाभ का काम करेंगे जिससे आम जन का फ़ायदा हो। तो वक्फ के साथ हो क्या रहा है, सरकार कह रही है कि हम वक्फ में बदलाव करेंगे और अपने लोगों को बिठाएंगे वहाँ पर ला करके जो मुसलमानों के लिए वक्फ रेगुलेट करेंगे। कि अगर लोकतंत्र में 4 नेता खड़ा आ जाता है तो लोकतंत्र नहीं बदला जा सकता। इसी तरीके से अगर वक्फ में कुछ करप्ट लोग आ गए हैं तो उन लोगों को हटाया जाना चाहिए, ना कि वक्फ को। इसमें एक और बिंदु भी है जिसको हम आसान शब्दों में आपको समझाएं तो इसमें कहा जा रहा है कि वो ज़मीनें जिसकी कागजात नहीं मौजूद हैं और छोटे छोटे पैमाने पर लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, जैसे गाँवों में मस्जिदें होती हैं आमतौर पर कि 4 लोग मिल करके एक छोटी सी मस्जिद का ज़मीन दे देते हैं, रजिस्ट्री होती नहीं है, लोग उस पर मस्जिद बना देते हैं। तो सरकार का कहना है कि वैसी ज़मीनों को हम वक्फ मान्यता नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। इस वीडियो में लिया गया आखिरी प्रश्न ये है, मदनी डिमांड्स एनआरसी इन इंडिया।
एनआरसी में नागरिकों की एक रजिस्टर तैयार की जाएगी जिसके बुनियाद पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है। और उसके बाद जिन लोगों के पास कागजात नहीं होंगे तो वो अपने कागज़ बनवाएंगे और नागरिकता साबित करेंगे। यही होने वाला है और एनआरसी से खासा किसी को दिक्कत भी नहीं है। लेकिन यही सरकार कहती है, इनके मंत्री कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, एनआरसी के बाद सीएए आएगा। अब इस कानून के आधार पर एनआरसी ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि इसमें अगर कोई नागरिकता साबित नहीं कर पाता है, ख़ासतौर पे मुसलमान, तो मुसलमानों के लिए सीएए आने के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं क्योंकि मुसलमान जाएंगे कंसंट्रेशन कैंप में और मुसलमानों के अलावा अगर कोई और समुदाय के लोग होते हैं तो उन्हें बगैर नागरिकता साबित किए भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके पीछे एक तर्क ये दिया जाता है कि मुसलमानों के 20-25 देश हैं, मुसलमान वहाँ चले जाए, वहाँ जा कर के रहें, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि सरकार इसे मानवीय आधार पर लोकतांत्रिक ढांचे में जगह दे रही है किसी को। तो इसमें हम कभी ये बात नहीं कर सकते मुसलमानों के पास 20 देश है इसलिए मुसलमान 20 देशों में जाके रह लेंगे, ये हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र में हम धर्म के आधार पर जगह नहीं दे सकते। इस तरीके से पूरी दुनिया क्रिश्चियन देश है तो क्रिश्चियंस जाएंगे वहाँ, यहूदी इजराइल बना रहे अपना स्टेट, यहूदी वहाँ जाएंगे, हिंदू नेपाल जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे हिंदू। तो इस प्रकार लोकतंत्र में बातें नहीं होती। डाइवर्सिटी होने की वजह से लोग सहिष्णु होते हैं, लेकिन अब डाइवर्सिटी को ही ख़त्म किया जा रहा है। भारत की खूबसूरती जिस चीज़ में थी उस खूबसूरती पर पिंपल्स आ गए हैं। इसलिए हम आपको चाहिए कि डाइवर्सिटी को बचाएं, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें, फेक न्यूज़ से बचें और फेक न्यूज़ फैलाने से भी बचें। और जो भी नेता जनता को बांटने की बात कर रहा है उनसे दूर रहें। धन्यवाद।